अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध रंग न्यूज़ टीवी के हफ्तेवार प्रोग्राम आज जो मेहमान में आज हम शामिल कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिसके बहुत बड़े बड़े टाइटल्स हैं। डॉक्टर शबाना नाज, मास्टर्स एंड न्यूरो सर्कुलर। उसके अलावा डॉक्टर शबाना नाज एक्सपर्टीज़ है सितारा पाकिस्तान रोल मॉडल 2021 में एक्सीलेंट पर्सनालिटी अवार्ड। उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड शामिल हैं। हेल्थ अवेयरनेस और बड़े बड़े वर्कशॉप करना डॉक्टर शबाना का मकसद रहा है। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके हेल्थ अवेयरनेस देती रहती है। पाकिस्तान का नाम रोशन करना डॉक्टर शबाना का मकसद है। नाज़रीन, डॉक्टर शबाना कराची की एक यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप कर रही थी तो हम सिंध रंग न्यूज़ टीवी की टीम वहां पहुंचे। डॉक्टर शबाना के मुतालिक उसके स्टूडेंट्स के कमेंट्स क्या है, हमने वो भी इस इंटरव्यू में शामिल किए हैं। मेरा नाम तानिया जेनिफर है। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ डाउ यूनिवर्सिटी IPMR की, और अभी मेरा 8th सेमेस्टर DPT का एंड हुआ है। अभी मैंने वो क्लियर किया और मेरा मोटिव ये था शुरू से ही कि मैं अवेयरनेस दूँ कि मैं किस फील्ड में हूँ, ताकि लोगों को पता हो कि हमारी जो भी फैकल्टी है, जो भी हमारा काम है, वो लोगों को किस तरह ट्रीटमेंट देता है। क्योंकि शुरू से लोगों को फ़िज़िकल थेरेपी की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट जब से लास्ट ईयर से डॉक्टर शबाना ने मीडिया पर आकर इतनी अवेयरनेस देनी स्टार्ट की, तो मुझे तब से ये मोटिवेशन मिली कि मैं भी अपनी एक टीम ऑर्गेनाइज़ करूं और उनके साथ मिलकर टीम बनाकर अच्छे से वर्कशॉप ऐसे अरेंज करूं ताकि लोगों को हमारी जो फील्ड है इसके बारे में नॉलेज मिले और सबको पता लगे कि हर एक बीमारी में, हर एक डिसऑर्डर में, कि कोई भी किसी को क्या मसला होता है, उसमें रिकवरी का कितना बड़ा रोल है फ़िज़िकल थेरेपी का। और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी जो सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर शबाना, इन्होंने इतना बड़ा एजाज़ लिया है अपनी इस फील्ड में और अपने इस काम में, और उन्होंने हम जैसे जूनियर्स को भी इतना सपोर्ट किया और इतना अच्छा मौका दिया कि हम इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकें। और आज इन्होंने हमें इतना सपोर्ट करके हमारी इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल किया, और इसके लिए मेरी पूरी टीम इनकी बहुत शुक्रगुजार है। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाज़िया हूँ और आगा खान हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ मैं, और मैं भी इस फील्ड में काफ़ी पुरानी हो चुकी हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि माशाल्लाह से डॉक्टर शबाना है। डॉक्टर शबाना माशाल्लाह से बहुत सीनियर है और बहुत काम कर रही हैं इस फील्ड में। डॉक्टर शबाना के बारे में कुछ कहना तो ऐसे ही है जैसे चराग को रोशनी दिखाना। डॉक्टर शबाना माशाल्लाह से अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और मेरा और डॉक्टर शबाना का साथ जो है तकरीबन काफ़ी पुराना ही हो चुका है। हम लोगों ने 7 मास्टर्स किए हैं, और डॉक्टर शबाना जो है बहुत खुश मिजाज, दोस्तों की दोस्त, और सबसे बड़ी बात ये कि इनका मोटिव यही है कि फ़िज़ियोथेरेपी के लिए काम कर सकें, फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस दे सकें। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे वेबिनार्स, सेमिनार्स अरेंज किए हैं, जिसमें इन्होंने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि फ़िज़ियोथेरेपी फ़ील्ड क्या है, इससे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, और माशाल्लाह से ये बहुत काम कर रही हैं। मैंने इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं जो कि सर्टिफिकेशन है इनके पास UK की, और उसी लिहाज से फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशॉप्स कर रही हैं और स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं। और आप लोग देख रहे हैं सिंध रंग न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान शौकत है, और मैडम शबाना नाज को एक लंबे अरसे से हम जानते हैं। उनके डिफरेंट सेशन हमने अटेंड किए हैं, और माशाल्लाह उनके पास काफ़ी नॉलेज है अपनी फील्ड से रिलेटेड, और एक लंबा उनका इस फील्ड में तजर्बा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे हमारी मुलाकात रहती है, और वो सब इनके पास एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठाते हैं, और हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद इनके काम में ग्रिप दे, ताकि ये मज़ीद जो स्टूडेंट्स हैं वो इनसे फ़ायदा उठा सकें और अपनी फील्ड में ये नाम पैदा करें, और मज़ीद अच्छा काम करें, और अच्छा मतलब अवेयरनेस भी आए। नए बच्चे जो आ रहे हैं इस फील्ड में उनके लिए एक मोटिवेशन भी हो, और वो इस काम में जो है बेहतर काम को सर अंजाम दे सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एला नेहा है
और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं तानिया जेनिफर की सिस्टर हूँ। और हम लोगों ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है उसमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं काम कर रही हूँ और मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से डीपीटी कर रही हूँ और मेरा 8th सेमेस्टर अभी एंड हुआ है, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और डॉक्टर शबाना नाज के साथ हम लोगों ने बहुत फर्स्ट टाइम ये वर्कशॉप जो है अरेंज करवाई है। इससे पहले हम लोग जो है लाइव वेबिनार्स करवा रहे थे यूट्यूब पे, वो उनमें भी डॉक्टर शबाना ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और फर्स्ट टाइम जो इस तरह की वर्कशॉप करवाई है तो उसमें भी इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से हमारी ये वर्कशॉप हो गई। थैंक यू। सबसे पहले तो यह है कि डॉक्टर शबाना नाज मेरी बीवी और मेरे बच्चों की माँ। 25 साल हो गए हमारी शादी को और 25 साल से हम माशाल्लाह हमारे घर में जो खुशियाँ ये 25 साल पहले लाई थी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह बरकरार हैं। मेरे बच्चे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब सुबह उठते हैं तो इसी मोहब्बत और उसी खुशी से हम लोग एक दूसरे के चेहरे देख रहे होते हैं। डॉक्टर शबाना जो है ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी बीवी हैं। मेरी घरेलू लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बड़ी रौनकें वाबस्ता हैं। हमारे घर में खुशियाँ हैं, मोहब्बत है और सबसे बढ़ के ये है कि ये हमारे कोई सवाल करने से पहले या कोई बात करने से पहले ये हमें समझती है कि हम क्या डिमांड करना चाहते हैं। असल बीवी का या माँ का हक भी यही है कि वो उन उसूल्स को और उन मोहब्बतों को, उन चीज़ों को समझे। ये जैसे यूँ कहना चाहिए कि आँखों के इशारों को समझती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ तो हम बीवी को अपने साथ बिठाया नहीं करते थे, हमारे जो बड़े थे, क्योंकि मैं राजपूत कम्युनिटी से ताल्लुक़ है मेरा, राना हूँ मैं, और हमारे यहाँ औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था। जैसे मेरी वाइफ ने, डॉक्टर शबाना ने पहले ज़िक्र किया, मेरे यहाँ भी, हमारे यहाँ, क्योंकि ये भी राजपूत है, मैं भी राजपूत हूँ, तो हमारे यहाँ भी यही था कि हमारी बहनों को, जिस तरह मेरी वाइफ ने ज़िक्र किया, इनके ख़ानदान में भी इतना एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो हमारे यहाँ भी फैमिलीज़ में बच्चियों को स्पेशली एजुकेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन मेरे वालिद ने भी, क्योंकि मेरी 2 बहनें थी, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेशन दी। और फिर उसके बाद ये है कि मेरे वालिद ने मुझसे शुरू से ही जो है हमें जिस तरह परवान चढ़ाया, और उन्होंने इसी तरह की एजुकेशन दी कि आपके घर में जो घर औरत आएगी वो वेल एजुकेटेड होगी। और आप वॉच कर रहे हैं सिंध रंग न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैडम, बात करेंगे शुरू से। सबसे पहले हम चाहते हैं कि इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछूं कि आपका बचपन कैसे गुजरा और बचपन में आपकी तबीयत कैसी थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन की बात बड़ी पुरानी हो गई, तो यादें गुम हो गई लेकिन थोड़ी थोड़ी यादें हैं। बचपन बहुत अच्छा था मेरा और मैं बहुत शाई हुआ करती थी अपने बचपन में। कभी भी, मतलब मैं उन बच्चों में से नहीं थी जो बड़े ब्लंट होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ तरार होते हैं। ज़्यादातर जो है वो पढ़ाई में मेरा था। हम लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे फैमिलीज़ में ऐसा माहौल होता था, हर चीज़ बाकायदा असूलों से, टाइम टेबल से चल रही होती थी। तो बस हम यही करते थे कि टाइम पे खाना, टाइम पे मतलब सोना, स्कूल से आने के बाद एक पूरा हमारा स्केड्यूल हुआ करता था और उसी हिसाब से पढ़ाई का, फिर ये हमारा मतलब पूरा एक टाइम टेबल था। हमने कभी उससे हट के जाने की कोशिश की ही नहीं ना, तो बस यही चल रहा था। इसी तरह से करते 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 हर वक्त पढ़ाई में आपने टॉपर रहना है, हमेशा यही हुआ करता था। पेरेंट्स ने यही हमें समझाया कि आप लोग टॉपर्स हैं और टॉपर ही रहना है। तो यही होता था कि हम सारे बहन भाई बस पढ़ाई में ज़्यादा होते थे। पढ़ा, उसके बाद मेडिकल किया, फिर जॉब्स की, फिर इसी तरह से शादी हुई, बच्चे हुए। अब यही सारे काम मेडिकली, जैसे आपने देखा कि अब एजुकेशन की तरफ मैं आ गई हूँ। मेरे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं बहुत से हेल्थ अवेयरनेस सेशंस टीवी पे, रेडियो पे, कॉलेजेस में हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, वो सब कर रहे हैं आपके अच्छा, सामने। उस बच्ची में क्या खूबी थी कि वो डॉक्टर बन गई? कौन सी बच्ची में?
वो जो आपका बचपन में उसकी बात कर रहा अच्छा, उस बच्ची में हूँ, उस बच्ची की बात कर रहा हूँ वो जो बच्ची पढ़ने में बहुत ज़्यादा, मतलब वो थी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट बहुत थी। किसी लोगों को डिफरेंट चीज़ों में जैसे बचपन में इंटरेस्ट होती है, खेलने में, घूमने में, फिरने में, लेकिन मेरा ये था कि मेरा ज़्यादातर वक्त जो है वो एजुकेशन में गुजरता था, नई नई चीज़ें पढ़ना। और मेरा ये था कि जो भी चीज़ मैं पढ़ती हूँ उसको मैं बड़े अच्छे से डिटेल में जाके पढ़ती हूँ कि इस चीज़ की क्या वजह है, ये मतलब इस कोई वर्ड भी है तो उसका मतलब मैं बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना। और वही चीज़ गाहे बगाए ये था कि मुझ में तजस्सुस बहुत था, और ये था कि मैंने अगर कोई चीज़ पढ़नी है तो उसको उसकी जड़ तक जाके उसके बारे में मालूम करना है, और फिर मैंने इतना पढ़ना है कि मैं दूसरों से और ज़्यादा नॉलेज आगे रहूं और मैं दूसरों को डिलीवर कर सकूं। बस यही था मेरे अंदर हमेशा से, और अब भी यही है कि पढ़ाई की तरफ मेरा, कोई भी नई रिसर्च आए, कोई भी नया कोर्स आए, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस नए कोर्स को अवेल कर लूँ, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, मेरी अप्रोच में हो। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये काम करूँ। और फिर अब तो मेरे साथ सपोर्ट भी बहुत है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, वो भी डॉक्टर बन रहे हैं, मेरे अपने दोस्त अहबाब हैं, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं जो मैं इतने आगे आ गई। आप दिन को किस तरह तकसीम करती हो? घर, हॉस्पिटल, फील्ड, सोशल वर्किंग, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इसको मैनेज करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। इसको मैनेज करना मुश्किल उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ जो है वो शुरू से ऑर्गेनाइज ना हो। हमारी लाइफ का ये है कि मेरी लाइफ शुरू से बहुत ऑर्गेनाइज थी। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा ताल्लुक़ जो है वो आर्मी से था। हमारे यहाँ बाकायदा आपने सुबह उठना है, उसके बाद स्कूल जाना, फिर वक्त पे आपने आके आपने सोना है, खाना खाना है, उसके बाद जो है उठ के टाइम पे एक्यूरेट 4 बजे हमारे पास जो है वो चाय मौजूद होती थी टेबल पे, हमारी मदर ने ला के रखनी होती थी। चाय पी, उसके बाद हमारा पढ़ाई। तो हमारा ये था कि टाइम बिल्कुल कैलकुलेटेड होता था, और उसी टाइम के तहत जो है हम बचपन से चलते आए। और अब जो है वही टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, अब उसकी हमारी आदत हो गई। जैसे कहते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड हैं हम लोग। तो बल्कि मेरे टाइम में बहुत बरकत है। मैं ये सोचती हूँ, लोग ये कैसे कहते हैं कि हम जो है हमारे पास टाइम नहीं बचता। मेरा ये होता है कि मैं रात में भी मुझे रात बहुत बड़ी लगती है, तो मैं 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ती हूँ, और उसके बाद जो है हम सोते हैं। सोने के बाद फजर में उठे, थोड़ा सा सो गए, बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजा, बस इसी तरह से चलता है। और मेरा ख्याल है माशाल्लाह बड़ी टाइम अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत वाला टाइम रखा है, अगर हम उसको सही से ऑर्गेनाइज करें तो। जी ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यकीनन एक औरत के पीछे भी मर्द का सहारा होता है जो वो कामयाब होती है। आपके पीछे किस मर्द का साथ? मेरे पीछे देखें, शुरू में जैसे आपने कहा ये बच्ची डॉक्टर कैसे बनी, उसमें तो मेरे फादर का हाथ था। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि हम लोग पंजाब साइड से थे, तो हमारे फादर वगैरह के यहाँ बच्चियाँ नहीं पढ़ती थी। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, हमें पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद फिर मेरे हस्बैंड, वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट थे। उन्होंने, बल्कि मैंने शादी के बाद बहुत सारे कोर्सेज़ किए, आगे अपने आप को अपग्रेड किया। उन्होंने अब भी वो मेरे साथ, आप देख रहे हैं कि अभी भी हमने जितने भी बड़े बड़े वर्कशॉप करती हूँ, कहीं भी जाना हो, मीडिया पे जाना हो, वो हर जगह मेरे साथ होते हैं साई की तरह, ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं रखती हूँ इसलिए कि वो ये कहते हैं कि मतलब मुझे कोई धूप ना हो, साया इस सेंस में कि मुझे धूप ना लगे। वो खड़े यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी हैं, उसके साथ साथ मेरे बेटे जो अभी इतने बड़े नहीं हैं, 17 साल 18 साल ऐसे मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन उनका भी मुझे सपोर्ट है। उनका सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, तो आज जो है मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। अच्छा, बच्चे आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। क्या बच्चे आपके हस्बैंड संभाल लेते हैं? हस्बैंड नहीं तो संभाला। आप तो जाहिर है आप बिजी होती नहीं, तो वो भी बिजी, हम दोनों डॉक्टर हैं। तो बच्चों को, हाँ, तो बचपन में ही होता था, हमारी जो थी अमेरिकन सिस्टम ये होता है कि भाई वाइफ और हस्बैंड अगर किसी को भी टाइम मिलता है वो बच्चों को संभाल लेते हैं।
तो यहाँ आप जी हमारे यहाँ ये था, मैं आपको बताऊँ, हमारा ये था कि हम दोनों एक ही जगह हम थे, शुरू से हम एक ही जगह होते थे। तो जैसे हम अपने बच्चों को जब बहुत छोटे थे तो हमारे मेट्स वगैरह पे होते थे, या हमारी फैमिली थी जॉइंट फैमिली, वो लोग रखते थे। फिर जब बच्चे स्कूल गोइंग हो गए तो सुबह हम दोनों मियाँ बीवी उनको छोड़ते थे, फिर हम अपने काम पे चले जाते थे, वापसी पे हम खुद उन्हें पिक करते थे, और पिक करने के बाद फिर उनको अपने साथ ही रखा करते थे ट्यूशन पे। और इस तरह हमने कभी अपने बच्चों को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा। या जैसा अब तो ये होता है कि अब माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, मेडिकल में पढ़ रहे हैं, तो अब तो इतनी वो नहीं, लेकिन हमेशा से हम दोनों ने साथ ही रखा अपने बच्चों को। हमने अपने बच्चों को इधर उधर कहीं कि कल को अगर बच्चों की परवरिश में कोई कमी रह गई तो हमारी इस एजुकेशन का, हमारी इस कामयाबी का कोई हासिल नहीं होगा अगर हमारे बच्चे जो है वो सही नहीं निकले। क्योंकि आप सुबह से ज़ाहिर है दोनों निकलते हैं, शाम को रात को ये वो सारे प्रोग्राम सोशल वर्क के लिए, तो ज़ाहिर है एक एहसास होता है बच्चों को, ज़रूरत होती है वालिदैन के। जी अच्छा, देखें हमारा जो सिस्टम है ना ऐसा नहीं है, लोग जैसे निकलते हैं, हमारा इस सिस्टम हमने जैसे मैनेजमेंट और उसकी ऑर्गेनाइज्ड होने की बात है, तो हम लोगों का ये कि सुबह में हम जब निकलते हैं, हम अपने बच्चों को कॉलेज छोड़ा, फिर हम दोनों अपने काम पे चले गए। जब बच्चों के आने का वक्त हुआ हमने बच्चों को पिक किया, उसके बाद हमने साथ खाना खाया, उसके बाद हमारा जो क्लिनिक आवर्स हैं 2 से 6 हैं, तो फिर हमने बच्चे घर में आए, बच्चे सो गए इतनी देर, और हमने 6 बजे तक अपना क्लिनिक किया, उसके बाद हम वापस आ गए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादातर बच्चों के साथ ही रहें। अच्छा, आपकी नज़र में जोड़ों में अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज? क्या चीज़? अरेंज मैरिज या लव मैरिज आपकी नज़र में? देखिए बात ये होती है कि बाज़ जगह तो लव मैरिजेस कामयाब हैं, बाज़ जगह अरेंज मैरिज। हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिज थी, लव वो फिर बाद में होती है। असल में होना भी ये चाहिए, देखें दोनों चीज़ें, पहले लड़के या लड़की दोनों को अगर मौका हो तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि शादी के बाद फिर आपको एकदम से एक दूसरे की आदतें पता चलती हैं। तो बसा औकात ऐसा होता है कि वो आदतें बाद में एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन जब एकदम से एक चेंज आती है तो एक बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम आता है। तो बेहतर यही होता है कि शादी से पहले थोड़ा सा एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग या कुछ टाइम मिले, कुछ फैमिलीज़ आपस में मिलें, ताकि एक दूसरे की आदत और अतवार और उनके माहौल का, उनके तौर तरीक़ों का, लड़ाइयाँ होती क्यों हैं, इस घर में आके मुझे ऐसा खाने को मिला, इस घर में आके ऐसा पहनने को मिला। तो जब आपको ऑलरेडी मालूम है कि वो फैमिली इस तरह की नेचर की है, कंजर्वेटिव है या बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, तो आप ऑलरेडी अपनी मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे। और फिर अगर आप शादी करेंगे तो आप ये सोच के करेंगे कि भाई मुझे इस माहौल में एडजस्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप प्री प्लान्ड होती हैं, आपको ऑलरेडी मालूम होती हैं, तो फिर आप बहुत से प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अगर एकदम से कोई चीज़ आके आपको धक्का दे दे तो आप गिर जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कोई चीज़ सामने से आ रही है तो आप अपने आप को संभाल लेते हैं, ठीक है ना, आप उस डिज़ास्टर से या उस तकलीफ़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से शादी में भी ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ऑलरेडी अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं। ये है मेरा तो होता है कभी के लव मैरिज में एक एहसास कमतरी होता है कि भाई मैं इनके लिए घर छोड़ के आई हूँ, ये मुझसे ये से बात करता है, ये करता है, सही नहीं होता, बस तो उसमें ये डिवोर्स भी हो जाती है, ये बहुत सारा मामला। वो पता है, वो आपका जो है वो मेंटल लेवल, आईक्यू की बात है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपका माहौल क्या है, उसमें अरेंज और लव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अगर जिनकी सोच ये है कि अगर वो किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो दूसरे को उससे डबल करना है, तो ऐसी सोच वाले लोग चाहे लव मैरिज में हो चाहे अरेंज मैरिज में हो, उन दोनों वो हर सूरत में नाकाम होंगे। लेकिन वो लोग जो सेक्रीफाइस देना जानते हैं, चाहे वो लव मैरिज करें चाहे वो अरेंज मैरिज करें, जब आप कहते हैं गिव एंड टेक है ज़िंदगी, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को इस तरह का बना लिया कि अगर किसी ने कुछ किया है तो आप ये ना सोचें कि वो ही हर वक्त करता रहे, कुछ ये सोचें कि आपका भी फ़र्ज़ है कि आपने भी कुछ देना है। तो जो इस तरह की सोच वाले लोग होते हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अरेंज में आए या लव में आए, उन्होंने नाकाम हर जगह होना होता है। और जो सेक्रीफाइस देने वाले लोग होते हैं, लोगों की इज़्ज़त और प्यार करने वाले लोग होते हैं, आप यकीन कीजिए कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हों वो उसमें सुरखरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक ने औरत में एक ख़ास गुण रखा है, मोहब्बत को वो भूल जाती है लेकिन मगर दी गई इज़्ज़त को नहीं। जी आप एक औरत के नाते क्या कहेंगी? देखिए, एक तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना परसेप्शन होता है कि कौन किस चीज़ को कितनी अहमियत देता है। लेकिन कहते हैं ना वो क्या है, हल्के ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझे।
यानी कि जो चीज़ लोगों से सुनी जाती है उसमें काफ़ी हकीकत है, और हकीकत यही है कि इज़्ज़त जो औरत को देता है वो इज़्ज़त औरत कभी नहीं भूलती, और जो इज़्ज़त देता है जाहिर है वो उससे मोहब्बत भी करती है। मोहब्बत के कई रंग हैं, बाप की सूरत में, शौहर के सूरत में, भाई के सूरत में, दोस्तों की सूरत में, अपने रिश्तों की सूरत में। तो औरत जो है वो इज़्ज़त के साथ साथ जो है वो मोहब्बत निभाना भी जानती है, चाहे वो किसी भी रिश्ते की फॉर्म में हो, लेकिन इज़्ज़त के साथ, इज़्ज़त वाला रिश्ता हो और इज़्ज़त के साथ उस रिश्ते को निभाती है। अच्छा, औरत किस काम में माहिर हो ना हो लेकिन अंधा एतमाद करती है, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? अंधा एतमाद मतलब अंधा एतमाद डिपेंड करता है कि कौन सा रिश्ता है, कौन है। अब जैसे अब फर्स्ट सारे रिश्ते आएंगे उसमें तो अपने पेरेंट्स हैं, मतलब जीवन साथी, देखिए इसमें बच्चे औरत हैं, क्या, जी औरत क्या मर्द भी वो भी इसी तरह से ट्रस्ट करते हैं। अगर आप क्लोज रिलेशंस की बात करते हैं, माँ बाप की, बहन भाइयों की या रिश्तों की, तो उस पर तो सभी मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक दुनिया के रिश्तों के ताल्लुक है या कुछ ऐसे लोग जो लोगों को बेवकूफ़, अब औरत में इतनी अवेयरनेस आ गई है, एजुकेशन के साथ साथ उसका एक्सपोजर भी बढ़ गया है, तो वो अच्छे और बुरे दोनों की तमीज़ उसको आ गई है। यानी उसमें वो ये देख के उसको अंदाज़ा हो जाता है। अब पहले की औरत का मुझे अंदाज़ा नहीं, हालांकि पहले की औरतें ज़्यादा बाशऊर थी। देखें अगर हम अपनी माओं की तरफ जाएं तो हालांकि उन लोगों की इतनी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो लोग इतनी समझदारी की बातें करते थे, इतनी वैल्यूज़ वहाँ पे सिखाई जाती थी औरतों को, औरतें माएँ सिखाती थी ना बच्चों को। और आप ये देखें एक माँ के 6-6, 8-8 बच्चे होते थे, और वो सारे बच्चे वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत तमीज़दार, एजुकेशन, और उसके बावजूद हाँ, और वो माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इतना ब्रिलियंट, तो वो औरत की तरबियत, औरत का शऊर तो हमेशा से ही काबिल तहसीन रहा है। और अब औरत में यह है कि और ज़्यादा ग्रूम हो गई है औरत, ग्रूमिंग और ज़्यादा हो गई है औरत की। यानी पहले भी औरत का शऊर था और अब औरत पॉलिश्ड हो गई है, यानी उसके शऊर में और तरक्की आ गई है। अब औरत एतमाद करती है, लेकिन जिस पे करना चाहिए, लेकिन अब औरत उन लोगों पे एतमाद कम करती है जिनको उसको लगता है कि वो धोखा देंगे। औरत पहले से भांप लेती है, और औरत की छठी हिस्स कुदरत ने बहुत तेज़ रखी है, ये आप बोलते हैं। अच्छा, अपनी खुद एतमादी पर यकीन का अंदाज़ा कैसे लगा सकता है? अपनी खुद एतमादी का अंदाज़ा होता है आपको अपने बारे में पता चलता है उन लोगों से जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, आपके वो दोस्त, अहबाब, रिश्ते, ये लोग आपको अंदाज़ा कराते हैं कि आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। उसमें अच्छी तारीफ़, अच्छी तनकीद, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें एनालिसिस करने के लिए काफ़ी होती हैं। और हमें ज़्यादा जो हमें पता चलता है वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि उनमें अच्छे भी व्यूज़ होते हैं, बुरे भी व्यूज़। तो बुरे व्यूज़ का मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ दें, बुरे व्यूज़ का मतलब ये है उससे आप ये सीखें कि आप में क्या ख़राबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। आज जैसे मेरा ये वर्कशॉप हुआ था, उसके एंड में मैंने लोगों से यही कहा कि आप लोग अपना जो है फीडबैक मुझे दें। हालांकि वो स्टूडेंट्स हैं और कोई भी डॉक्टर जो है सीनियर अपने जूनियर से नहीं ये बात कहता। मैंने उनसे यही बात की कि अगर आप लोग समझते हैं कि कोई हमारी ऐसी गलतियां हैं, कोई ऐसी कमियां हैं जिसको हम सही कर सकें, तो आप मुझे अपना फीडबैक दें। तो एक इतनी सी बात ने मेरी लोगों के दिलों को भी बढ़ा दिया, और अगर किसी के दिल में कुछ होगा तो वो ज़रूर मुझे कहेगा और नेक्स्ट टाइम मैं उसका ख्याल रखूँगा। अच्छा, आपका मतलब ये खुद एतमादी बहाल करने के लिए माहौल और माजी से मदद लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, मतलब खुद एतमादी एनालिसिस जी, कि आप में कितनी खुद एतमादी, इसको जांचने के लिए। देखिए माजी में तो जो गुजर गया, और माजी में माजी से आपको ये पता चलता है कि आपने क्या गलतियां की, और तो आप जाहिर है ऑफ कोर्स आप बिल्कुल भी नहीं माजी से जो सबक आपने सीखा होता है वो आप प्रेजेंट में फिर वो गलतियां नहीं करते। बहुत फ़र्क पड़ता है, माजी से ही इंसान सीखता है, और इंसान किससे सीखता है? बैड एक्सपीरियंस से। अच्छा, किस बात पे आपको गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा आता है जो लोग धोखा देते हैं उनसे, धोखा देने वाले से, डबल क्रॉस करने वालों से, उनसे लोगों से मुझे मतलब मैं उनके साथ नहीं बैठ सकती। अच्छा, गुस्सा ख़त्म करने और माफ़ करने में क्या फ़र्क होता है? माफ़ करना तो एक मोमिन की निशानी है, सबसे बड़ी। मेरे सवाल का मकसद है कि गुस्सा ख़त्म करने और माफ़ करने में क्या फ़र्क है?
देखिए गुस्सा तो ऑन द स्पॉट है, आपको किसी भी बात पे कोई बात आपको बुरी लगी, आपको गुस्सा आ गया। माफ़ करना ये है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, आपका कोई नुकसान कर दिया, तो उस नुकसान के बदले में आप उसका नुकसान ना करें। आप उससे, अगर किसी ने आपसे मिलना छोड़ दिया तो आप उसे मिलना ना छोड़ें, आप उसको माफ़ कर दें, उसकी गलतियों को। माफ़ करना ये होता है किसी का कोई एक्ट ऐसा हुआ है जिसने आपको नुकसान पहुँचाया और आपने बजाय इसके कि उसको नुकसान पहुँचाएँ, आपने उसको माफ़ कर दिया अपने रब की खातिर। गुस्सा वो है अगर आपने किसी ने आपसे सही से बात नहीं की, ऑन द स्पॉट आपने उसको जवाब दे दिया। अच्छा, हम आते हैं अभी मेडिकल के हवाले से। तो मेरे पास एक सवाल है, ये जो कच्ची सब्जियां हम खा लेते हैं खाने के साथ, और खाने के बाद मीठा खाने से बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन होता है? देखिए कटी सब्जी, ये मतलब इतना वास्ट सवाल है जो खाने के आपने साथ में ये सब्जियां वगैरह हम खाते हैं। देखिए कटी सब्जियों से मुराद ये है कि एक तो उसमें ये कि अगर हाइजीन के लिहाज से आप कह रहे हैं कि कटी हुई सब्जियां ऑलरेडी पड़ी हैं और आपने हाँ, खा ली, तो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर खुली पड़ी हैं, प्रॉपर वॉश नहीं की गई, तो ये भी ख़तरनाक है। और खाने के साथ खाने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सैलड तो हम रिकमेंड करते हैं। अगर आपने अपना वेट लूज़ करना है तो आप सैलड ले सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होती है और उसके अंदर जो है फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, तो आप बहुत इजीली ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता, ये अमेरिकन रिसर्च है कि खाने के बाद मीठा खाने से जो अंदर रिएक्शन होता है, उन रिएक्शन के नतीजे में बॉडी में चेंजिंग होती है। अच्छा, हाँ, तो 10 या 15 साल में डायबिटीज़ होगी, अंदर मोटापा आएगा, उसमें हार्ट की डिजीज़ पैदा होगी, कैंसर वगैरह ये होता है। तो आप क्या कहेंगी उस हवाले से? रिसर्चेस, गोरों की तो रिसर्चेस आज ये है, कल दूसरी आ जाएगी। बात यह है, ये तो हम लोगों को भी पता है कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, स्टार्च की कोई फूड लिया, रोटी ली, गोश्त ली, उसके साथ अगर आप मीठा लेते हैं तो मीठे से तो ऑलरेडी वेट बढ़ता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे अगर आपने क्योंकि असल में सिंपल ये है कि कोई भी कैलोरीज किसी भी फॉर्म में अगर आपने ज़्यादा ली तो ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ेगा, और अगर आपने ऑयली चीज़ें ली और स्टार्ची चीज़ें ली तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक होगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो गोरों की रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी हमें भी ये कहा जाता है भाई अब खाने के बाद मीठा खाओ, ये खाओ, लेकिन मॉडरेट खाएं, हाँ। मॉडरेट खाएं, थोड़ा खाएं, यानी हर चीज़ को आप ना कैलकुलेट करके खाएं, बैलेंस में। देखिए हमारे यहाँ भी, हमारे अपने इस्लाम में भी ये है कि आप गुंजाइश छोड़ें, एक रोटी की गुंजाइश छोड़ें। आपने अगर खाना है हर चीज़ खाएं, लेकिन उसको एक ख़ास प्रोपोर्शन में खाएं, बैलेंस में करके खाएं, म्याना रवि से। अच्छा, डायबिटीज़ में ये कहा जाता है कि आप दूध और दही का इस्तेमाल नहीं करें, जी तो आप क्या कहेंगी कि देखिए डायबिटीज़ का जी बोलिए, जी बोले बेटा, आप पूरा सवाल कर लें। उसमें निकल लिया। हाँ, डायबिटीज़ में देखिए, डायबिटीज़ जो है वो एक बीमारी है। बीमारी से मुराद ये है कि इसमें जो हमारी ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। शुगर हमारे ब्लड में कैसे बढ़ती है? जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग़िज़ा हम खाते हैं, वो ग़िज़ा अगर हमने ऐसी ग़िज़ा खा ली जिसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ शुगर में नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट्स आप रोटी खाते हैं उसमें भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सब्ज़ी में भी होते हैं, चावल में भी होते हैं। जिस तरह की हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज शामिल होता है हमारे खून में। तो जब भी हम कोई ऐसी ग़िज़ा खाएंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हुए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो दूध की फॉर्म में हो, अगर वो उस मिकदार से हमने ज़्यादा खाई, दूध वैसे मना नहीं होता, दूध आप पी सकते हैं, मलाई निकाल, दही का इस्तेमाल, दही भी मलाई के बगैर आप थोड़ी लिमिटेड, बिल्कुल मना तो दही तो कभी भी नहीं, शुगर में मना इतनी तो मना नहीं होती। हाँ, शुगर में मना होते हैं, मीठा जो है उसको मना किया जाता है, और उसके बाद प्रॉपर चेकअप होता है शुगर का। अगर आपने अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है तो आप मीठा भी, डॉक्टर आपको इजाज़त देता है कि आप खा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ शुगर, आपकी शुगर की जो रेंज है उस हिसाब से। मतलब शुगर का तो रेंजेस है ना, कि अगर आपकी शुगर है, एक कुछ शुगर की रेंज ऐसी है जिसमें सिर्फ टैबलेट से उसे कंट्रोल किया जाता है, बाद शुगर की रेंज ऐसी है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपने इंसुलिन इंजेक्शन पे पेशेंट को रखा जाता है। शुगर का मतलब ये नहीं कि अगर आपकी बॉर्डर लाइन पे शुगर है तो आपने उसमें सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आपकी बॉर्डर लाइन पे है तो आप एक्सरसाइज से, डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हो, उसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो आप
आप टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो आप, डिपेंड करता है कि शुगर किस टाइप की है, टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है। एक शुगर वो होती है जो बचपन में होती है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनके अंदर जो है कोई और हल ही नहीं है, उनमें बॉडी में इंसुलिन बनती ही नहीं, आपको हर हाल में इंसुलिन के ऊपर रहना होता है। एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, वो आपको होती है मतलब आगे 40s के बाद, वो ज़्यादा खाने से, उसके अंदर जो है वो 3 चीज़ें होती हैं। अगर आपको मोटापा है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम मतलब मेटाबॉलिज्म, आपका जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल है, अब वो उर्दू में मुझे इतना सही नहीं पता चला, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको शुगर हो जाएगी। ये इसकी वजह होती है 40 साल के बाद, या आपको कोई स्ट्रेस है। शुगर की भी टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, तो जिस तरह की टाइप है उसी तरह की एहतियात है, उसी तरह की दवा है, उसी तरह के खाने का है उसका। अच्छा, टेंशन क्या होता है? देखें, टेंशन इसके कई वर्ड्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी। डिप्रेशन एक्चुअली क्या है? अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस का मतलब ये कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको फीलिंग ऑफ गिल्ट, आपको ऐसा महसूस होगा हर काम आपने ज़िम्मेदार आप हैं। उसके बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी आपको तवज्जो ना देना, लैक ऑफ एपिटाइट, आपको भूख का ना लगना, लैक ऑफ स्लीप, आपको नींद नहीं आना। उसके अलावा ये लो एनर्जी, जब आपको ये आप खाना सही नहीं खाएंगे, नींद सही से पूरी नहीं होगी, तो आपकी लो एनर्जी होगी। और ये 5 साइन सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में आती हैं तो इसका मतलब ये कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उससे नुकसान कितना होता है? नुकसान डिप्रेशन से देखें, अगर आपको भूख नहीं लग रही, ऑटोमेटिकली आपका जो है वेट लॉस होगा, आपको डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, आपके अंदर लो एनर्जी होगी, आप प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे। जी नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, लो, अगर आप नहीं खाएंगे, लैक ऑफ एपिटाइट का मतलब ये कि आपको भूख नहीं लग रही, डिप्रेशन की हम बात करें। और दूसरा, अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही, नींद प्रॉपर नहीं आएगी, आपको सर दर्द, आपको बॉडी पेन, आप कोई काम नहीं कर सकेंगे, आप किसी जॉब पे नहीं जा सकेंगे, फीलिंग ऑफ गिल्ट, आप लोगों से दूर हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देंगे। डिप्रेशन के तो नुकसानात ही नुकसानात हैं, और डिप्रेशन की एक नहीं, डिप्रेशन की 7 से ज़्यादा टाइप हैं, जो आप लोग तो शायद नहीं समझते। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसके बाद बाइपोलर है, बहुत सी 7 टाइप्स ऑफ है। और कुछ तो सीजनल डिप्रेशन होता है कि सर्दियों में है, बाकी पूरा साल इंसान ठीक रहा। एक जो है वो पोस्टमार्टम होता है कि आपके बच्चे हो गए तो भी आप डिप्रेशन में चले गए, लेकिन वो खुद ब खुद सही हो जाता है। एक एटिपिकल डिप्रेशन होता है, उसमें आप खाए चले जाते हैं, नींद, मतलब डिप्रेशन एक किस्म का नहीं होता। डिप्रेशन और टेंशन, एंजाइटी की भी 7 से भी ज़्यादा टाइप्स हैं। तो आपको जिस किस्म का भी डिप्रेशन हो, बहरहाल वो आपके बॉडी को डैमेज करता है, आपको मतलब दुनिया से भी दूर करता है, आपकी एक्टिविटीज़ से भी दूर करता है। अच्छा, ये जो न्यू जनरेशन है डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए कि आप वो आएँ? सोशल वर्किंग के हवाले से भी आपने बहुत बड़ा काम किया है, तो हम चाहते हैं कि आप कोई मैसेज दें हमारे न्यू जनरेशन के लिए। देखिए, डॉक्टर्स बनने का जहाँ तक ताल्लुक है, और हमारी जनरेशन आजकल की बहुत मेहनती है, हमारे बच्चे बहुत पढ़ने में आगे हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि हमारे बच्चे जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर पढ़ने की जुस्तजू है, वो मेडिकल की तरफ आएँ और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और बहुत, अब तो मेडिकल में आप ये देखिए, हमारे यहाँ जो बच्चों की तादाद आप देखें कितनी बड़ी मेजॉरिटी जो है वो, अब हमारे जो एग्ज़ाम होता है बच्चों का MCAT का, उसमें अपेयर होते हैं, मेडिकल ख्वाहिशमंद हैं बच्चे। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, बिल्कुल वो मेडिकल में जाएं, मेहनत से पढ़ें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत यह है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स की जॉब नहीं है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के कितने जगह, कितने गाँव ऐसे हैं जहाँ पर आपके हॉस्पिटल खाली हैं और डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। मेरा यही है कि हमारे सारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड की तरफ आएँ और अपने जो भी हमारा मुल्क पाकिस्तान है उसमें खिदमत करें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। इसी तरह से हम सब दुनिया के काम आएँ। थैंक यू। नाज़रीन, ये डॉक्टर शबाना जंहिं की मैसेज नो नौजवान जे लाइ, तव्हां अछो डॉक्टर थियो, आवाम इंसान ज़ात जी ख़िदमत करियो, ऐं इहो ई पॉज़िटिव रस्तो आहे, ऐं इहो ई जेको आहे तव्हांखे तव्हांजी ज़िंदगी खे बहितर बनाइण जे लाइ इहो हिकिड़ो वाहिद रस्तो आहे। उन वाले सां तमामु बहितरीनु ॻाल्हियूं हुयूं डॉक्टर जूं, अवां ॿुधियूं, ऐं इंशाअल्लाह ताला ॿिए हफ़्ते वरी असां कंहिं ॿी शख़्स सां मुलाक़ात कराईंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।